नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और साथ में उसके ऑप्शन भी लेकर आए हैं। तो आप लोग ऑप्शनों को देखकर उसके आंसर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और हम इन सभी ऑप्शन पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। निम्नलिखित शासकों को उनकी शासन समय के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों, ये जो वंश दिए हुए हैं इनको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहला तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश और खिलजी वंश, ये इनका सही क्रम क्या होगा, इन्होंने किस क्रम में शासन किया है, तो इसे बताना है। तो इसके लिए आप लोग आंसर लगा लीजिएगा, उसके बाद हम बताते हैं। दोस्तों, इसके लिए एक ट्रिक है। इसकी एक ट्रिक ये है कि गुलाब खिले तो सूंघ लो। गुलाब खिले तो सूंघ लो। तो दोस्तों, गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, सबसे पहले गुलाम वंश, और खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, दूसरे नंबर पर खिलजी वंश, और तो से हो जाएगा तुगलक वंश, और सूंघने से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से होगा लोदी वंश। तो इनका सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? सही क्रम होगा सबसे पहले गुलाम वंश, सबसे पहले हो जाएगा गुलाम, सबसे पहले हो जाएगा गुलाम वंश, उसके बाद दूसरा नंबर आ जाएगा गुलाब खिले, तो इसके बाद हो जाएगा खिलजी वंश, दूसरा नंबर हो जाएगा खिलजी वंश का, और उसके बाद तो होगा तो उसका तुगलक वंश हो जाएगा, तुगलक वंश तीसरे नंबर पर, और उसके बाद गुलाब खिले तो सूंघ लो, तो सूंघने से हो जाएगा सैयद वंश, सैयद वंश, सैयद वंश हो जाएगा, और उसके बाद में लो से हो जाएगा लोदी वंश, लोदी वंश हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 5 वंश आपको एक सीरियल से याद हो गए होंगे कि गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, और उसके बाद तुगलक, सैयद और लोदी वंश। अब इसका कौन संस्थापक रहा है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को आप जानते हैं कि लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद दोस्तों, खिलजी वंश, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा है, ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और खिलजी वंश का शासन चला 1290 से 1320 ईस्वी तक, 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद में दोस्तों, खिलजी वंश के बाद आता है हमारा तुगलक वंश, और तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक या तुगलक गाजी। इसे तुगलक गाजी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इसने तुगलक वंश की स्थापना की, और तुगलक वंश का शासन चला 1320 ईस्वी से, यानी खिलजी वंश समाप्त होने के बाद 1320 ईस्वी से तुगलक वंश का शासन शुरू हुआ और 1398 ईस्वी तक चला। उसके बाद दोस्तों, तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश का शासन 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला। सैयद वंश का शासन 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला, और सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। और सैयद के बाद में लोदी वंश आता है। दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, और इसका शासनकाल 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। और दोस्तों, आप जानते हैं कि 1526 ईस्वी में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश की नींव डाली, उसने दिल्ली की गद्दी पर मुगल वंश की नींव डाली। तो दोस्तों, आपको ये 6 वंश बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे कि गुलाम वंश, उसके बाद आता है खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक, और उसके बाद सैयद वंश, और फिर लोदी वंश। और लोदी वंश का अंतिम शासक जो इब्राहिम लोदी था, उसे बाबर ने हराया और मुगल वंश की नींव डाली। तो ये 6 वंश हो गए हैं। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं अपना, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तुगलक वंश, लोदी, सैयद वंश में सबसे पहला क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। खिलजी चौथे नंबर पर है। तो 4 से जो जो भी ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है उसको हम देख लेते हैं कि दूसरा, तो इसका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर 2।
उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक परिषद को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक परिषद को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, राज्य परिषद, परिषद, मंत्री परिषद, अष्टप्रधान। तो दोस्तों आप जानते हैं कि शिवाजी की जो परिषद थी उसको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा आज का अगला क्वेश्चन है तीसरा, कि 1857 के विद्रोह के दौरान कौन भारत का गवर्नर जनरल था? दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का कौन वायसराय था? तो इसके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों 1856 में लॉर्ड कैनिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और यह गवर्नर जनरल 1862 तक रहा। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1862 तक रहा, 1862 तक। तो 1857 में कौन वायसराय रहा होगा? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कल्पसूत्र के लेखक कौन थे? दोस्तों कल्पसूत्र की रचना किसने की है? कल्पसूत्र के लेखक दोस्तों ऑप्शन 1 है महावीर स्वामी, ऑप्शन 2 महात्मा बुद्ध और ऑप्शन 3 है भद्रबाहु और ऑप्शन 4 है पार्श्वनाथ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि कल्पसूत्र के लेखक ऑप्शन नंबर 3 भद्रबाहु होंगे। और दोस्तों आप जानते हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी थे। और महात्मा बुद्ध को आप जानते हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे और महात्मा बुद्ध को हम लाइट ऑफ एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है महात्मा बुद्ध को। तो दोस्तों उसके बाद हम आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सी जगह गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है? ये जो 4 जगहों के नाम दिए हुए हैं, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर, इनमें से कौन सी जगह ऐसी है जो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों ये गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी जगह लुम्बिनी है। गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी जगह लुम्बिनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। उसके बाद हम गौतम बुद्ध के बारे में और भी जानकारी कर लेते हैं कि दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ। और अगर वर्तमान में लुम्बिनी की बात की जाए तो यह नेपाल में स्थित है। उसके बाद दोस्तों सारनाथ के बारे में जानकारी कर लेते हैं। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और यह परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर सीधा महात्मा बुद्ध होता है। उसके बाद दोस्तों महात्मा बुद्ध कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनका जन्म आपने अभी पढ़ा है कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण और धर्मचक्र प्रवर्तन, इनके जो सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और दोस्तों इन्होंने जो घर से जब ये चले आए थे तो उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण के। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए स्वराज या स्वशासन की मांग सबसे पहले किसके द्वारा व्यक्त की गई? दोस्तों भारतीयों के लिए स्वराज या स्वशासन की मांग, दोस्तों इसके ऑप्शन है 1 गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 2 दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन 3 है रास बिहारी घोष और ऑप्शन 4 है महात्मा गांधी। तो स्वराज और स्वशासन की मांग सर्वप्रथम भारतीयों के लिए दादा भाई नौरोजी ने की थी। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, हमने पिछले कुछ वीडियो में UPSS CPET के प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ था वो कराया है। उसमें भी दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन आया था कि ग्रैंड ओल्ड मैन
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। तो हमारी परीक्षा की दृष्टि से दादा भाई नौरोजी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके बारे में बहुत अच्छे से पूरी जानकारी करते हैं कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद स्वराज या सुशासन की मांग दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में की थी। दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, और ये कलकत्ता अधिवेशन जो था 1906 ईस्वी में हुआ। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास का सिद्धांत भी दिया है। धन के निकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है, ये भी बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है। इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद लिबरल पार्टी से हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। और दोस्तों, इन्होंने लिबरल पार्टी से जो चुनाव लड़ा था वो फिसमवरी क्षेत्र था। ये दोस्तों क्षेत्र का नाम फिंसवरी था, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, फिंसवरी। यहाँ से उन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीता भी था। और उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी? दोस्तों, किस समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी? दोस्तों, आपको बता दें कि UPSSC जो 24 अगस्त 2021 को हुआ था, उसकी फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो आज का ये हमारा क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों है कि आर्य समाज की स्थापना कभी कभी पूछ दिया जाता है कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब की थी। तो इसका आंसर होगा 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और दोस्तों, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। दोस्तों, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, राजा राम मोहन राय ने। और उसके बाद प्रार्थना समाज। दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना, इसमें दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगाना, कहीं कहीं पर आत्माराम पांडुरंग भी लिखा होता है और कहीं पर MG रानाडे लिखा होता है। तो MG रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने संयुक्त रूप से मिलकर इसकी स्थापना की थी, प्रार्थना समाज की। तो बहुत अच्छे से पढ़ना कि प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे हैं, और आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन, अभी हमने आपको बताया कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और उसके बाद तुरंत बाद 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता अभी 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। रास बिहारी घोष, यानी 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। और इसी अधिवेशन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी 2 दलों में बट गई, एक कहा जाए नरम दल और एक गरम दल में, 2 भागों में बट गई। और उसके बाद इसका फिर से अगर कहा जाए मिलन कब हुआ था तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये चीज़ें दोस्तों, ये मान लो कि अधिवेशनों से एक क्वेश्चन तो आना ही है UPSSC में, तो सभी अधिवेशन आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा। अभी हमने आपको बताया कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता ग्रांड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने की। उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। और इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और 1916 जो लखनऊ अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, और अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी में ये गरम दल और नरम दल का मिलान हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है आज का नवा क्वेश्चन कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, बिहार। ये दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद दोस्तों ये आप राजधानियाँ जरूर याद रखना, क्योंकि राजधानियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे
छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर थी। अभी रायपुर का नाम बदल कर दिया गया है अटल नगर। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर हो गई है। उसके बाद झारखंड की राजधानी रांची है। और राजस्थान की आप जानते हैं जयपुर। और बिहार की पटना। तो राजधानियाँ बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पिछली पीईटी में राजधानी से क्वेश्चन आया था कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है। तो दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में हम 10 क्वेश्चनों के साथ फिर से मिलेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।